Hello and welcome to all. Today our first question is consider the following statements. Number 1. The Parliament Prevention of Disqualification Act 1959 exempts several posts from disqualification on grounds of office of profit. Number 2. The above mentioned act was amended 5 times. Number 3. The term office of profit is well defined in the Constitution of India. Our options are: which of the statements given above is or are correct? 1 and 2, only 3, 2 and 3, 1, 2 and 3. At this point, you are supposed to pause the video, read the question again very carefully, recall your concept, think over it, and mark your answer somewhere. After that, you can move towards answer and analysis part. The correct answer in this case is 1 and 2. So in explanation part we will see how the first and second statements are correct and why the third statement is wrong. First we will talk about Act of 1959. In this act ये किस चीज़ के बारे में है? It lists some offices. इस टाइप के ऑफिसेज जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है सेंटर और स्टेट के अंडर में, उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, उनको छूट दी गई है किस चीज़ से कि भी जो भी उन ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, जो भी उन ऑफिस पे बैठे हैं, वो अगर एमपी हैं या एमएलए हैं या एमएलसी हैं तो वो दोनों जगह काम कर सकते हैं विदाउट फेसिंग एनी डिस्क्वालिफिकेशन। ये इस एक्ट में मेन चीज़ है जो इसमें दी हुई है। सेकंड इज ये 5 बार अमेंड किया गया है टू एक्सपेंड द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड ऑफिसेज। कितने ऑफिस एग्जेम्प्ट किए जा सकते हैं इस पर भी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी ऑफिसेज इसमें से एग्जेम्प्ट किए जा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो इस एक्ट के अंडर लिखे हुए हैं, जैसे ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, ऑफिस ऑफ चीफ विप और ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल and Office of Chairperson of National Commission for Women, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribe and National Commission for Minority। इनके अलावा भी कुछ ऑफिसेज हैं, मेनली ये ऑफिसेज हैं जिनको इस एक्ट के अंडर एग्जेम्प्ट किया गया। अब बात करते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, के बारे में इतनी बात हो रही है। ये जो टर्म है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड मतलब डिफाइंड नहीं है, or it is a position that brings or has potential to bring the person holding it financial gain। ये एक ऐसी पोस्ट या पोजीशन होती है जिसमें ये पोटेंशियल है या जो लाती है, जिसमें लाने का पोटेंशियल है क्या, फाइनेंशियल फ़ायदा किसी भी होल्डर को जो भी इस पे बैठा हुआ है। आर्टिकल 102 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है? पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग चोजन एज एन एमपी। अगर कोई एमपी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है या उसके लिए कंटेस्ट कर रहा है और उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है तो वो उस चीज़ के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एमपी के लिए। सेम प्रोविज़न है आर्टिकल 191 में। इसके लिए एमएलए या एमएलसी के लिए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके लिए भी सेम प्रोविज़न है। अगर पार्लियामेंट ने कोई ऑफिस लॉ के द्वारा एग्जेम्प्ट कर रखा है तो अलग बात है, नहीं तो वो सभी जो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हुए हैं उनको वो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा अगर वो एमपी, एमएलए या एमएलसी बनना चाहते हैं तो। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन ए द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, बी अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सी द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, D making cut motions। Correct answer in this case is B, amending the constitution। In context of this question we will discuss 3 type of things which are कि राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स का कंपैरिजन मेनली इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं।
नंबर 1, कुछ चीज़ों में राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स इक्वल हैं, कुछ चीज़ों में राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स अनइक्वल हैं, और कुछ कंटेक्स्ट में राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल और एक्सक्लूसिव पावर्स हैं जो लोकसभा के पास नहीं। कौन कौन सी हैं वो सिचुएशन? फर्स्ट हम बात करते हैं इक्वल, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स इक्वल है। इस कंटेक्स्ट में इक्वल है। नंबर 1, ऑर्डिनरी बिल्स को पास करने में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के रिगार्डिंग, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को दोनों हाउसेज को अलग अलग से पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से, इसके लिए कोई भी जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं। फाइनेंशियल बिल्स के लिए जो इन्वॉल्व कर रहे हैं किसको? एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑर्डिनेंसेस के अप्रूवल के लिए, इलेक्शन किसका? इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। टू रेकमेंड टू प्रेसिडेंट रिमूवल ऑफ जजेस, जज को रिमूव करने के लिए किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए या कैग को रिमूव करने के लिए। इन एडिशन टू दिस, अगर कोई भी 3 टाइप में से कोई भी एक इमरजेंसी लगानी है उसके लिए भी राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स इक्वल हैं। मिनिस्टर्स का सिलेक्शन करने के लिए इंक्लूडिंग पीएम, और जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती हैं, उन रिपोर्ट्स को कंसिडर करने के लिए उनके रिगार्डिंग जो भी बातचीत सदन में होती है उसके रिगार्डिंग दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं। अगर जुरिस्डिक्शन बढ़ाना है किसका? सुप्रीम कोर्ट का या यूपीएससी का, इन दैट कंटेक्स्ट ऑल्सो बोथ हैव इक्वल पावर्स। अब हम बात करते हैं किस कंटेक्स्ट में पावर्स अनइक्वल हैं। मनी बिल के कंटेक्स्ट में राज्यसभा के पास कम पावर्स हैं लोकसभा के कंपैरिजन में, क्योंकि राज्यसभा को बस ये बिल डिस्कस करके पास करना होता है। कुछ रिकमेंडेशंस वो दे सकते हैं 14 डेज में, उसके बाद भी लोकसभा की मर्जी है वो उन रिकमेंडेशंस को माने या ना माने। फाइनेंशियल बिल्स के रिगार्डिंग, नॉट कंटेनिंग सोलली मैटर्स ऑफ आर्टिकल 110, एंड रिगार्डिंग जॉइंट सिटिंग, क्योंकि जॉइंट सिटिंग के कंटेक्स्ट में स्पीकर उसको प्रिजाइड करता है। बजट के कंटेक्स्ट में राज्यसभा कैन डिस्कस बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। इन एडिशन टू दिस, एमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करने के लिए जो रिजोल्यूशन है वो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। ओनली लोकसभा कैन रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए ही कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको रिमूव करने के लिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ एक्सक्लूसिव और स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा क्या है। कि पार्लियामेंट को ऑथोराइज करना स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग कोई लॉ बनाने के लिए, आर्टिकल 249 के अंडर। इट कैन ऑल्सो ऑथोराइज पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312, और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कोई रिजोल्यूशन लेके आना है, दैट कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा अंडर आर्टिकल 67। इफ लोकसभा इज डिजोल्व, अगर लोकसभा का डिजोल्यूशन हो रखा है उसको भंग किया हुआ है और इमरजेंसी लगानी है, इन दैट केस ऑल्सो अप्रूवल ऑफ राज्यसभा इज एनफ अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360 एनी काइंड ऑफ। Moving to our next question, consider the following statements. Number 1, according to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months, even if he or she is not a member of the legislature of that state. Number 2, according to the Representation of Peoples Act 1951, a person convicted of a criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. Which of the statements given above is or are correct? Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Correct answer is neither 1 nor 2. Both statements are wrong. क्यों रॉन्ग है इस चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए वी विल मूव टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन पार्ट। एक्सप्लेनेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्वालिफिकेशंस क्या हैं किस चीज़ के लिए, स्टेट में मिनिस्टर बनने के लिए। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपको या तो मेंबर होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर का,
या आपको 6 मंथ्स के अंदर आपको इलेक्ट होके आना होता है। अगर आपको मिनिस्टर बना दिया जाता है तो आपके पास 6 मंथ की टाइम लिमिट होती है, उसमें आपको इलेक्ट होके आना है। उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए किस चीज़ के लिए, उस सदन का मेंबर बनने के लिए, एमएलए या एमएलसी बनने के लिए। वो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? आपको सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, आपकी एज 25 होनी चाहिए एमएलए के केस में और 30 होनी चाहिए एमएलसी के केस में, एंड यू शुड हैव फेथ एंड एलिजियंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। किसकी एडवाइस पे? सीएम की एडवाइस पे। दैट इज़ अबाउट क्वालिफिकेशन फॉर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या बात हुई थी? क्वेश्चन में बात हुई थी कि हु इज़ एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड ए मिनिस्टर। मतलब ए पर्सन एलिजिबल हो जाता वोट करने के लिए 18 ईयर्स की एज में। सो दिस इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि 25 ईयर्स एज लिमिट है आप उसका मेंबर बनने के लिए एमएलए के केस में, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में, और 30 ईयर्स टाइम लिमिट है एमएलसी बनने के लिए जिस भी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है के लिए। देन मूविंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये एक्ट क्या बोलता है रिगार्डिंग कन्विक्शन? इसमें एक चीज़ बोली हुई है कि अगर किसी भी इंसान को 2 या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है, वो कन्विक्टेड पाया जाता है और उसको सज़ा हो जाती है, तो वो उसी डेट से डिस्क्वालीफाई हो जाता है और ही शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर 6 ईयर सिंस हिज रिलीज। यानी आपको 3 साल की सज़ा हुई है तो आप 3 ईयर प्लस 6 ईयर यानी 9 ईयर्स के लिए डिस्क्वालीफाइड हो। इट ऑल्सो कंट्रोल्स मैनेजेस एंड मॉनिटर्स द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस। जो भी इलेक्शन की प्रोसेस होती है, नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह और इलेक्शन कंडक्ट करवाना, बैलेट पेपर वगैरह को कलेक्ट करना, देन काउंटिंग, ये सब जो पूरी प्रोसेस है उसकी मॉनिटरिंग, उसका मैनेजमेंट इसी के पास इस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। इट इंश्योर्स कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करता है। इन एडिशन टू दिस, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है किस चीज़ की? टू डील विद इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी अपराध है, मेल प्रैक्टिसेस है, उनको उनसे डील करने के लिए। जैसे सेक्शन 129 है, इससे इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करता है इलेक्शंस के दौरान। इट ऑल्सो कवर्स इलेक्शन डिस्प्यूट्स। इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। उसमें क्या बात होती है? उसमें एलोकेशन ऑफ सीट से रिलेटेड बात होती है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, डिलिमिटेशन की बात हो रही है, इलेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड प्रोविजंस है, इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड प्रोविजंस हैं जिसमें न्यू वोटर्स को रजिस्टर किया जाता है, उनकी लिस्ट तैयार की जाती है, लिस्ट को अपडेट किया जाता है। ये सब चीज़ें आरपीए 1950 में डिस्कस्ड है। अब क्वेश्चन में क्या बात हो रही थी? अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट 1951, a person convicted of criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified. So this is a wrong statement. यहाँ पे 2 years की provisions है, 2 years. Moving to our next question, consider the following statements. Number 1, the President of India can summon a session of the Parliament at such place as he or she thinks fit. Number 2, the Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. Number 3, there is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. So in this context, the correct statement is 1 and 3 only, because there is no minimum number of days, only maximum. A parliament should meet at least twice in a year, 2 times. 6 month की time limit है. And in first, the president can summon, that is also correct. In second, the Constitution of India does not provide. ये सेशंस जो पार्लियामेंट के हैं वो एक कन्वेंशन है, कोई उसमें
कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं वो मेंशन नहीं है, सिर्फ एक कन्वेंशनल प्रैक्टिस है। इन एक्सप्लेनेशन वी गेट टू लर्न अबाउट पार्लियामेंट्री सेशंस। पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं। सबसे बड़ा और पहला सेशन है बजट का, जो यूजुअली फेब से मई तक चलता है। सेकंड इज मॉनसून सेशन, जो जुलाई अगस्त सितंबर में रहता है। विंटर सेशन नवंबर दिसंबर में होता है। पार्लियामेंट का कोई फिक्स्ड कैलेंडर नहीं है, सिर्फ एक कन्वेंशन है जिसके अकॉर्डिंग 3 सेशंस होते हैं। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को पावर देता है किस चीज़ की, टू समन, कि वो सदन के हाउसेज को कहीं भी किसी भी समय और किसी भी जगह एज ही थिंग्स फिट बुला सकते हैं या समन कर सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करना पड़ेगा, ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। आर्टिकल 85 में ये मैंशनड है। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट पार्लियामेंट्री सेशंस इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम गैप मैंशनड है। इस चीज़ का 2 सेशंस के बीच जो होना चाहिए कि द पार्लियामेंट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ, कि 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट को कम से कम साल में 2 बार मिलना ही पड़ेगा, कंडक्ट सेशन करना ही पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री सेशंस, उनको भी देख लेते हैं। नंबर 1, सिटिंग इन ए डे। सिटिंग का मतलब क्या होता है, बैठक, मतलब मीटिंग उस चीज़ की, पार्लियामेंट के सेशन की एक दिन में। यूजुअली 11 to 1 और 2 to 6 ये टाइमिंग रहती है पार्लियामेंट की। सेकंड इज एडजोर्नमेंट ऑफ हाउस। एडजोर्नमेंट का मतलब क्या होता है, स्थगित करना, काम को सस्पेंड करना इतने टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, जैसे कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, उस पर्टिकुलर सेशन में। कौन करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है इस चीज़ को। थर्ड इज प्रोरोगेशन ऑफ हाउस। इसमें इसका मतलब क्या है, उत्तरावसान जिसको बोलते हैं, टर्मिनेशन ऑफ सिटिंग एंड सेशन। सेशन को ख़त्म करने के टाइम पे जो प्रोरोगेशन किया जाता है उसको प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बोलते हैं। इसको कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है एक नोटिफिकेशन के जरिए। आफ्टर दैट कम्स डिजोल्यूशन ऑफ हाउस। डिजोल्यूशन का मतलब क्या है, हिंदी में इसको भंग करना बोलते हैं। मीन्स एंडिंग द लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा। यूजुअली 5 साल में लोकसभा की लाइफ अपने आप ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जनरल इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं। इस चीज़ के बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने लेक्चर 14 क्वेश्चन 3 में डिटेल से डिस्कस किया है। लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन आई बटन। एंड देन कम्स क्योरम। क्योरम का मतलब क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट टू कंडक्ट ए सेशन। किसी सेशन को कंडक्ट करने के लिए इतने मेंबर कम से कम होने चाहिए। कितने होने चाहिए, वो नंबर है 1/10 इन लोकसभा एंड 1/10 इन राज्यसभा। इन एडिशन टू दिस देयर इज ए लेम डक सेशन। लेम डक सेशन किस चीज़ को बोलते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग लोकसभा है उसका जो सबसे लास्ट का सेशन होगा उसको लेम डक सेशन बोलेंगे। मूविंग टू आवर नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स a representative government of a nation with federal structure. B, a government whose head enjoys nominal powers. C, a government whose head enjoys real powers. D, a government limited by the terms of the constitution. In this context, the correct answer is D. We will discuss about constitutional government. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे सेम क्वेश्चन एक बार 2014 में भी पूछा गया था, थोड़ा घुमा फिर आगे पूछा था लेकिन सिमिलर क्वेश्चन था। इसको नंबर 1 लिमिटेड गवर्नमेंट भी कहते हैं। लिमिटेड बाय व्हाट, इस चीज़ से लिमिट की हुई, लिमिटेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल पॉलिटिकल एक्टर्स विद इन ए डिफाइंड टेरिटरी। डिफाइंड टेरिटरी मतलब एक पॉलिटी, किसी भी पॉलिटी में जो भी गवर्नमेंट का कंडक्ट है, लोगों का कंडक्ट है, वो किसी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसको मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट बोलते हैं, उस गवर्नमेंट का भी और बाकी पॉलिटिकल एक्टर्स, जो भी पॉलिटिकल एक्टर्स। देन कम्स इट इज़ ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स हैं, ये लिमिटेशंस लगाते हैं किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर या स्टेट के ऊपर।
कि आपको लोगों के कुछ राइट्स, मौलिक अधिकार प्रोटेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वालिटी, ये आपको प्रोटेक्ट करना है। उसमें एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है? ये एक मैकेनिज्म है इस चीज़ का, टू प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस भी है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर होती हैं, अनलिमिटेड नहीं होती। कुछ की प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के भी प्रिंसिपल्स माने जा सकते हैं। नंबर 1 रूल ऑफ लॉ, नंबर 2 सेपरेशन ऑफ पावर्स, नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, नंबर 4 प्रोविजन फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, and number 5 responsible and accountable government. In addition to this, there are also some other provisions. That is all in this video. Thank you very much.